दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैजिक आवर में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण खासा। जैसा कि आपको पता है कि हमने हरियाणा के विधानसभा इलेक्शंस को लेकर अपनी एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम बहादुरगढ़ विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बहादुरगढ़ से विभिन्न पार्टियों के जो प्रत्याशी लाइन में हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और ये देखेंगे, कोशिश करेंगे ये देखने की कि किस पार्टी का या किस प्रत्याशी का ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र में अभी लग रहा है। हमारा जो सर्वे हमने कराया है उसके हिसाब से आपको बताएंगे किस पार्टी के कितने कितने प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। और इससे पहले आज के जन्माष्टमी का त्यौहार है। आप सभी को मैं अपनी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि भगवान कृष्ण आपके जीवन से सारी समस्याएं, कठिनाइयों को दूर करके आपके जीवन में खुशहाली और आपके जीवन में खूब बरकत दे। अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं कांग्रेस से। हम शुरुआत करेंगे कि कांग्रेस के कौन कौन प्रत्याशी लाइन में हैं। कांग्रेस पार्टी ने हर विधानसभा से अपने अपने कार्यकर्ताओं से ये एक फॉर्म भरवाया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि भाई कौन कौन प्रत्याशी हैं, कौन कौन प्रत्याशी चाहते हैं, कौन कौन नेता ऐसा हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन लड़ना। तो उसमें बहादुरगढ़ विधानसभा से कुल 23 नाम सामने आए थे। उन 23 नामों में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चौधरी राजेंद्र सिंह जून, जो कि बहादुरगढ़ के मौजूदा विधायक हैं, राजेश जून, नरेश जून, सचिन जून, सुमन लोचब जी, विजेंद्र राठी, शीला राठी, रमेश दलाल, श्री जयसिंह मलिक, राजपाल आर्य, सुनील कुमार, रविंदर कुमार, अनूप सिंह चिल्लर, अनीश दलाल, कृष्णलाल पांचाल, सुलेखा दलाल, मनोज राठी, प्रदीप लटरावन, अरुण खत्री, सुखबीर सिंह, दया किशन चिल्लर, रवीना दलाल और देवेंद्र दलाल। ये सब ऐसे नेता थे जिन्होंने बहादुरगढ़ से कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए आवेदन किया। इनमें से सुलेखा दलाल जी हैं जो वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और जो सबसे जो इस लिस्ट में जो सबसे जो बड़े 2 नाम आगे आ रहे हैं, वो मेन फाइट जिनके बीच में दिख रही है वो चौधरी राजेंद्र सिंह जून, मौजूदा विधायक, और राजेश जून के बीच में दिख रही है। जहाँ तक पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, शायद सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला लागू होगा। लगभग ये बात तय हो चुकी है कि हरियाणा में जितने भी सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकट नहीं काटी जाएगी। राजेंद्र सिंह जून जी 3 बार के विधायक हैं बहादुरगढ़ से 3 बार विधायक रहने वाले वो दूसरे विधायक हैं। इनसे पहले चौधरी हरद्वारी लाल जी बहादुरगढ़ से 3 बार विधायक रहे थे। अगर राजेंद्र सिंह जून इलेक्शन लड़ते हैं और ये एक बार फिर से विधायक बनते हैं तो ये बहादुरगढ़ से 4 बार विधायक बनने वाले पहले व्यक्ति होंगे। राजेश जून जी की बात करें तो राजेश जून जी ने एक विधानसभा चुनाव 2014 में निर्दलीय तौर पर लड़ा था। उसके बाद वो कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। कांग्रेस का दामन थामने के बाद 2019 में उन्हें टिकट न मिलने पर उन्हें निर्दलीय एक बार अपना पर्चा भर दिया। और अपना पर्चा भरने के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कहने पर उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि 2024 का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी का इनकी राजेश जून को टिकट देकर लड़ाया जाएगा। लेकिन अभी के जो मौजूदा समीकरण हैं उनसे ये लग रहा है कि चौधरी राजेंद्र सिंह जून की टिकट कटना बहुत मुश्किल है बहादुरगढ़ से। इसके अलावा भी काफ़ी सीनियर नेता हैं, जैसे राजपाल आर्य जी भी काफ़ी सीनियर नेता हैं, कांग्रेस के काफ़ी पुराने नेता हैं। लेकिन जो मेन फाइट दिख रही है, जो ज़मीनी स्तर पर जो फाइट दिख रही है, वो 2 कैंडिडेट्स के बीच में है। वो है चौधरी राजेंद्र सिंह जून और राजेश जून जी। राजेश जून जी ने अभी 2 दिन पहले एक ये बयान दे दिया था कि वो अगर चुनाव उनको कांग्रेस पार्टी टिकट देकर नहीं लड़ाती है तो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं पूरी तरह से। फिर उसके बाद उनकी तरफ से ये सफाई भी आई थी कि निर्दलीय चुनाव लड़ना
का जो उनका विचार है वो तब होगा जब कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती। लेकिन जो हमारे पास मैसेज हैं और जो हमारे सूत्रों से हमारे पास खबर है उसमें ये क्लियर हो चुका है कि चौधरी राजेंद्र सिंह जून जो कि सिटिंग विधायक है, इनकी टिकट कटना बहुत मुश्किल है। जो कांग्रेस के बहादुरगढ़ कांग्रेस के जितने भी पुराने नेता हैं, काफ़ी उनमें ये बात हमेशा से प्रचलित रही है कि चौधरी राजेंद्र सिंह जून का कहना है कि उनकी टिकट काटने वाला बहादुरगढ़ में कोई नेता नहीं है। उनके वो अपनी टिकट को सेंटर से दिल्ली से लेकर आते हैं। तो इस बार भी यही लग रहा है कि राजेंद्र सिंह जून जी एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर बहादुरगढ़ चुनाव लड़ने वाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बीजेपी से। बीजेपी के पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी, मौजूदा जिलाध्यक्ष राजपाल शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र दलाल जी, पूर्व में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नवीन बंटी जी, एडवोकेट बलबीर सिंह जी, पंकज जैन वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, श्रीमती मीना सतपाल राठी महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष, शेखर यादव जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, ऋषि भारद्वाज जी मंडल अध्यक्ष हैं, रविंदर बराई ये जिला पार्षद हैं, दिनेश कौशिक जी ये पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी के छोटे भाई हैं, पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी जी, सतीश राठी नंबरदार जी, अमित कसार, डॉक्टर राजेंद्र भारद्वाज जी, संजीव सैनी, रामकुमार सैनी, नवीन जून, युद्धवीर भारद्वाज और नगर परिषद के मौजूदा वाइस चेयरमैन पालेराम शर्मा जी का नाम शामिल है, जिन्होंने बहादुरगढ़ से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इनमें से भी जो ज़मीनी स्तर पर जो फाइट दिख रही है उसमें कुछ जो प्रमुख नाम शामिल हैं वो हैं नरेश कौशिक जी, विजेंद्र दलाल जी, नवीन बंटी जी, एडवोकेट बलबीर सिंह जी और मीना राठी जी भी काफ़ी समय से बहुत मेहनत कर रही है ज़मीनी स्तर पर। वो 3 बार की पार्षद हैं, वार्ड 30 बहादुरगढ़ के वार्ड 30 से वो 3 बार निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं। उनका अच्छा खासा अपना वर्चस्व है बहादुरगढ़ के एरिया में। प्रदेश स्तर पर उनके पास एक पद है, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। नरेश कौशिक जी पूर्व में ले रही हैं, बहादुरगढ़ के एकमात्र 59 MLA बनने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर रखा है। इसके बाद राजपाल शर्मा जी भी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, बहुत पुराने नेता हैं ये। बीजेपी का जब यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा वर्कर भी नहीं थे, कोई ग्राफ नहीं था, उस समय बीजेपी के नेता रहे, उस समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो पूर्व में MC भी रहे हैं। विजेंद्र दलाल जी भी पहले विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और विजेंद्र दलाल जी जिला अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी पार्टी के। नवीन बंटी भी हैं जो ये भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं राजनीति में और ग्राउंड लेवल पर उनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। एडवोकेट बलबीर सिंह जी ये संघ परिवार से बताए जाते हैं, उनका संघ में काफ़ी पकड़ है, इनकी संघ से जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। इनमें से जो मेन फाइट दिख रही है आज के समय में वो नरेश कौशिक जी और विजेंद्र दलाल जी के बीच में ज़मीनी स्तर पर दिख रही है। इसके अलावा दिनेश कौशिक जी हैं, वो भी काफ़ी समय से बहादुरगढ़ हल्के में काम कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर पर वो दिख रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। वाइस चेयरमैन हैं जो पालेराम शर्मा जी, वो भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो भी। लेकिन इन सब नेताओं का समीकरण बिगाड़ दिया है चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ की बहादुरगढ़ विधानसभा की एंट्री ने। और चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में ये अब चर्चा चल रही है कि शायद चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, वो शायद बहादुरगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। बहादुरगढ़ को बीजेपी एक सेफ सीट मानकर चल रही है। समीकरण कुछ ऐसे बन गए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की लड़ाई अब कांग्रेस से ही खुद लड़ाई हो गई है,
माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसे राजेश जून ये ऐलान कर चुके हैं कि वो विधानसभा के इलेक्शन लड़ेंगे और टिकट की आस में है, अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है और वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को होने वाला है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ की चर्चा आजकल बहादुरगढ़ विधानसभा में गर्म है कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, हो सकता है कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ बहादुरगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़े। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद शर्मा पूर्व में जो रोहतक से लोकसभा मेंबर रहे, उनकी भी चर्चाएं यहाँ से चल रही हैं कि बहादुरगढ़ से डॉक्टर अरविंद शर्मा विधानसभा के प्रत्याशी होंगे। ये बात लगभग क्लियर है कि बहादुरगढ़ से नॉन जाट ही चेहरा शायद बीजेपी एक बार फिर से मैदान में उतारेगी। जाट बहुल ये सीट होने के बाद नॉन जाट जो वोट हैं उनके ऊपर अपनी पकड़ बनाते हुए नॉन जाट जो वोटर रहा है, बीजेपी का समर्थक रहा है, इसमें कोई विचार करने वाली बात नहीं है। लेकिन अभी जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था, इसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अभी आगे चलते हैं, INLD और PSP के बारे में बात करते हैं। INLD और PSP का जैसे कि आपको पता है कि इस विधानसभा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो चुका है और INLD और PSP के संयुक्त तौर पर उम्मीदवार की घोषणा भी हो चुकी है। स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह राठी जी के छोटे पुत्र जितेंद्र राठी जी, जो कि बहादुरगढ़ के नगर परिषद में वार्ड नंबर 9 से मौजूदा पार्षद भी हैं, और उनको ये टिकट देने का फैसला किया जा चुका है। अब वो INLD और PSP के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा इलेक्शन बहादुरगढ़ से लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में नफे सिंह राठी जी सन 1996 से लगातार बहादुरगढ़ के चुनाव लड़ते आ रहे थे। वो 2 बार विधायक रहे, सन 1996, सन 2000 में, 2005 में उन्हें चौधरी राजेंद्र सिंह जून के हाथों हारना पड़ा था। 2009 में फिर से उन्हें राजेंद्र सिंह जून के हाथों शिकस्त मिली थी। 2014 में नरेश कौशिक जी ने बीजेपी से बाजी मार ली थी। उसके बाद 2019 में एक बार फिर से राजेंद्र सिंह जून बहादुरगढ़ से विधायक बने थे। लेकिन इस पूरे अंतराल में एक बार भी ऐसा नहीं रहा है कि चौधरी नफे सिंह राठी मैदान में ना रहे हैं। अब उनकी गैर मौजूदगी में, जैसा कि आपको पता है कि नफे सिंह राठी जी का स्वर्गवास हो चुका है, एक निर्मम हत्या कर दी गई थी। उनके बाद परिवार की एकजुटता दिखते हुए जितेंद्र राठी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने ये बात नफे सिंह राठी जी के परिवार पर छोड़ दी थी कि वो घोषणा कर चुके थे कि बहादुरगढ़ का चुनाव INLD पार्टी के जो उम्मीदवार रहेंगे वो चौधरी नफे सिंह राठी जी के परिवार से ही रहेंगे, और परिवार से कौन सदस्य इलेक्शन लड़ेगा, ये इस बात का फैसला परिवार को मिलकर करना था, और इस बात का फैसला हो चुका है, जो कि जितेंद्र राठी जी अब विधानसभा चुनाव INLD और PSP की टिकट पर लड़ेंगे। इसके अलावा बात करें JJP से, तो JJP से नाम चल रहा है संजय दलाल जी का, जो पिछली बार का विधानसभा इलेक्शन में लड़ चुके हैं और मौजूदा जिला पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कुलदीप शिकारा जी का नाम चल रहा है, और नवीन दलाल जी हैं, इनका नाम चल रहा है। इंडिपेंडेंट तौर पर अगर बात करें रमेश दलाल जी, वैसे तो रमेश दलाल जी कांग्रेस से टिकट के लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने अपनी इसी महीने में एक अपनी मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी सक्रिय नेता रहे हैं रमेश दलाल जी, ग्राउंड लेवल पर हमेशा काम करते हुए दिखते हैं। काफ़ी उनकी अच्छी पकड़ भी है। विधानसभा का इलेक्शन वो पहले भी लड़ चुके हैं। हरियाणा स्वतंत्र पार्टी का भी गठन किया था। उसके बाद उन्होंने 2005 में इलेक्शन भी लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा इससे पिछला इलेक्शन वो बहादुरगढ़ से हट करके विधानसभा से लड़ चुके हैं। अब वो वापसी कर रहे हैं बहादुरगढ़ विधानसभा में, उनकी पूरी तैयारी चल रही है बहादुरगढ़ से इलेक्शन लड़ने की।
उनका पहले ही वो दावा कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा का चुनाव भादुगढ़ से निर्दलीय तौर पर लड़ेंगे। हालांकि उनका अब वो पुराने कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन पार्टी को छोड़ चुके हैं। उनके समर्थकों, जो उनकी मीटिंग उनके समर्थकों के कहने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट के लिए आवेदन किया, और अगर उन्हें टिकट मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनकी तैयारी विधानसभा इलेक्शन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ने की पूरी तरह से है। दोस्तों, अब बात करते हैं भादुगढ़ के चुनावी समीकरण क्या बन रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन की बात कर लेते हैं। अभी इसी साल हरियाणा देश में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। भादुगढ़ विधानसभा रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ से प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने यहाँ से 21,641 वोट्स की लीड लेकर भादुगढ़ विधानसभा से जीत दर्ज की थी। उन्हें गांव के क्षेत्र से 41,656 वोट मिले थे और शहर से 40,006 वोट मिले थे, लगभग 40,000 वोट। उनके प्रतिद्वंदी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को 20,511 वोट गांव से मिले थे, गांव के क्षेत्र से मिले थे। शहर से उन्हें 39,109 वोट मिले थे, जिसमें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को करीबन 21,000 की लीड गांव से रही और करीबन 200 वोट्स की लीड उन्हें शहर से मिली थी। शहर से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर बात करें 2019 के चुनाव की, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 के चुनाव में 15,630 वोट से हार गए थे। माफ़ कीजिएगा, 5630 वोट से भादुगढ़ विधानसभा से हार गए थे, जिसमें कि अरविंद शर्मा जी को 14,811 वोट्स की भादुगढ़ में बढ़त दी थी शहरी क्षेत्र से। गांव के क्षेत्रों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा 2019 में भी बढ़त बनाकर रहे थे, लेकिन शहर की जो करीबन 15,000 की लीड थी डॉक्टर अरविंद शर्मा की, उस लीड के कारण दीपेंद्र सिंह हुड्डा 5630 वोट से भादुगढ़ विधानसभा से पिछड़ गए थे और डॉक्टर अरविंद शर्मा आगे रहे थे। उसके बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा लोकसभा के लिए निर्वाचित भी हुए, लेकिन 2024 में ये सारी स्थिति बदल गई थी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत दर्ज की थी, जिसमें कि हालांकि जो लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखी थी। यहाँ पर वो ग्राउंड लेवल पर दिख रहा था। 2024 के लोकसभा इलेक्शन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ न केवल कांग्रेस पार्टी, लेकिन अंदरूनी तौर पर INLD, BSP और JJP के जो कार्यकर्ता थे उनकी तरफ से भी उनका साथ दिया गया था। BJP में भी कहीं ना कहीं अंदर खाने वो डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को इतना साथ नहीं दे रहे थे, वो ग्राउंड पर भी दिख रहा था। लेकिन अब माहौल जो है वो भादुगढ़ का, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसका फ़ायदा उठाया और 21,000 के करीब उनकी लीड रही थी। इससे पहले जो भादुगढ़ में चुनाव हुआ था वो हुआ था भादुगढ़ की नगर परिषद का चुनाव, जिसमें भादुगढ़ की नगर परिषद के चुनाव में चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव हुए थे। इस बार पहली बार चेयरमैन के डायरेक्ट चुनाव हुए थे, तो यहाँ पर मुख्य मुकाबला 3 पार्टीज़ के बीच में था। त्रिकोणीय मुकाबला रहा था। BJP से सरोज राठी और जो कि पूर्व चेयरमैन करमवीर राठी जी के भाई के पुत्र की धर्मपत्नी थी, और INLD से इंडियन नेशनल लोकदल से मोनिका कपूर राठी चौधरी नफे सिंह राठी जी के भाई के पुत्र कपूर सिंह राठी की धर्मपत्नी थी, और राम बतेरी खत्री जो कि पूर्व चेयरमैन राम खत्री जी की धर्मपत्नी थी। इन तीनों के बीच में मुकाबला रहा था। काफ़ी रोचक मुकाबला था, लेकिन इसमें 2563 वोट से करीबन 2,500 वोट से BJP को विजय मिली थी और सरोज राठी जी भादुगढ़ नगर परिषद की चेयरमैन चुनी गई थी। इसमें कुल मिलाकर सरोज राठी जी को 27,415 वोट मिले थे
मोनिका कपूर राठी INLD की प्रत्याशी, उन्हें 24,852 वोट मिले। और रामतेरी खत्री कांग्रेस की प्रत्याशी, उन्हें 18,311 वोट मिले थे। 2563 वोट के मार्जिन से सरोज राठी जी यहाँ से चेयरमैन बन गई थी। इससे देखिए दोस्तों, ये पता चलता है इससे कि जो नफ़े सिंह जी राठी थे, अगर वो इस बार चुनाव में होते तो ये मुकाबला काफ़ी रोचक होने वाला था। अपनी मौजूदगी वो बहुत अच्छी तरह से बहादुरगढ़ के नगर परिषद के चुनाव में दिखा चुके थे। सरोज राठी और मोनिका राठी के बीच में काफ़ी कड़ी टक्कर रही थी। बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर बहादुरगढ़ में बन गई थी, और उसका एक ये था कि सरोज राठी जी के समर्थन में पूरी बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई थी। और वो इतना प्रशासन और सरकार सेंटर में भी और स्टेट में भी सरकार होने के बाद इतनी टफ फाइट जो उन्हें मिली थी, वो ये दिखाता है कि चौधरी नफ़े सिंह राठी जी जो ग्राउंड लेवल पे इतनी मेहनत कर रहे थे। और उसका ये करीबन 25,000 वोट उन्हें शहर के इलेक्शन में पाना, ये बहुत बड़ी बात है। नफ़े सिंह राठी जी बहादुरगढ़ से हमेशा जुड़े रहते थे, तो ये इस बार उनके पुत्र जितेंद्र राठी पे अब जिम्मेवारी है, वो इस कर्म को ऐसे आगे कैसे बढ़ाते हैं। इसके बाद बात करें कि जो बहादुरगढ़ विधानसभा का जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे कुल मिलाकर 31 वार्ड है। 31 वार्डों में से 13 प्रत्याशी बीजेपी के विजय हुए थे, 5 कांग्रेस समर्थित थी। कांग्रेस ने यहाँ पे सिंबल से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अपने समर्थित उम्मीदवार को उनका सपोर्ट था। 4 जो प्रत्याशी हैं वो INLD से रहे थे, जीते थे, और 8 निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से जीते थे। बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 2,38,000 के तकरीबन वोट हैं। 2,38,000 वोट में से पुरुष मतदाता 1,27,000 के करीब है, और महिला मतदाता 1,10,000 के करीब है। अगर जातिगत हिसाब से देखें तो करीबन 90,000 जाट मतदाता बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद जो जिसकी बारी आती है वो है ब्राह्मण मतदाता, ये करीबन 22,000 हैं। रविदासिया करीबन 19,000, मुस्लिम करीबन 8,000, वैश्य समाज से करीबन 18,000, पंजाबी समाज से करीबन 12,000, वाल्मीकि समाज से करीबन 10,000, प्रवासी 7,000 के करीब, दानक समाज से करीबन 6,000, सैनी समाज से करीबन 6,000, खाती समाज से करीबन 6,000, अहीर समाज से करीबन 4,000, कुम्हार समाज से करीबन 4,000। ये बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जातिगत एक गणना है। ये जैसा कि ये जाट बहुल क्षेत्र है, और बीजेपी अपना नॉन जाट का जो नॉन जाट की राजनीति करती आई है हरियाणा के क्षेत्र में, और इस बात की पूरी संभावना है कि शायद इस बार भी विधानसभा क्षेत्र बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कोई नॉन जाट चेहरा मैदान में उतरे। और जो ओम प्रकाश धनखड़ जी की और अरविंद शर्मा जी की बात चल रही है, वो उसका प्रमुख कारण जो ये है कि बहादुरगढ़ से कांग्रेस बहुत मजबूत है, इस बात की कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर राजेश जून बहादुरगढ़ से कांग्रेस को छोड़कर निर्दलीय तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को, और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहेगी बीजेपी। इसीलिए बीजेपी बहादुरगढ़ क्षेत्र से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टिकट आप देखेंगे, टिकट वितरण में अभी समय लगने वाला है। ये आखिरी समय तक टिकट नहीं बांटी जाएंगी, क्योंकि पार्टी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। अभी टिकट आवंटित नहीं हुई है, अभी समय बाकी है, अभी बहुत से समीकरण बनेंगे, बिगड़ेंगे, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन ये बात सच है कि अगर कांग्रेस अपनी अंदरूनी कलह में नुकसान नहीं उठाती है,
अपनी अंदरूनी कलह को ठीक कर लेती है, जो गुटबाजी चल रही है इसको ठीक कर लेती है, तो भागलपुर की विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा होगा और कांग्रेस ये सीट निकाल सकती है। अन्यथा इसका पूरा फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की, जिसमें कि जो SC मतदाता है उसकी बात करें तो भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से भी SC मतदाता जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें भी कांग्रेस की तरफ झुका हुआ था उनका, वो बीजेपी से टूटे थे। तो इस बात का भी बीजेपी पूरा ख्याल रख रही है। यहाँ पे हमने देखा अभी पिछले काफ़ी दिनों से जो बीजेपी के दलित नेता हैं वो भागलपुर के चक्कर लगा रहे हैं। तो बीजेपी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक संगठन वाली पार्टी है। ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने अपने वर्कर्स को बहुत अच्छे से संभाल के रखा है, बांध के रखा है। बीजेपी का आप देखेंगे मंडल अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष और ये अलग अलग टीम है, सबको अलग अलग से पद जो बीजेपी ने दिए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जिससे कि इनका जो वर्कर है वो हमेशा अपने आप को एक पदाधिकारी समझकर बीजेपी के कार्यक्रम में जाता है और अपने समाज में अपने वर्कर्स को उसके पास बताने के लिए एक पहचान होती है कि मैं बीजेपी का एक पदाधिकारी। तो इससे बीजेपी को बहुत फ़ायदा होता है। और कांग्रेस की ये नाकामी रही है कि कांग्रेस अपने अध्यक्ष और ब्लॉक लेवल पर अपनी टीम का गठन, उनका चुनाव अभी तक नहीं करा पाई है, तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। दोस्तों, ये था भागलपुर के बारे में हमारा विश्लेषण। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके लिए मैं ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।